हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम सत्ता अर्थात ऑथोरिटी की संकल्पना का अध्ययन करेंगे। सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण या क्षमता है जिसके कारण उसे सही या प्रामाणिक मानकर उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। सत्ता के प्रयोग के कारण ही आधिकारिक नीतियाँ, नियम और निर्णय समाज में स्वीकार किए जाते हैं और उन्हें प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाता है। सत्ता आधुनिक राजनीतिक चिंतन की प्रमुख अवधारणा है। सत्ता को समझने के लिए विभिन्न विचारकों के अनुसार हम सत्ता के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। हेनरी फ्योल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार तथा इसे लागू कराने की शक्ति है। इसी तरह रॉबर्ट बायस्टेड का मानना है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, स्वयं शक्ति नहीं है। हर्बर्ट ए साइमन के अनुसार सत्ता निर्णय लेने की ऐसी शक्ति जो दूसरों के कार्यों का निर्देशन करती है। यह दो शक्तियों, उच्च एवं अधीनस्थ के बीच का संबंध है। उच्च अधिकारी इस आशय के साथ निर्णय लेता है और उन्हें संचालित करता है कि उन्हें अधीनस्थ द्वारा स्वीकार किया जाएगा। अधीनस्थ ऐसे ही निर्णयों की आशा करते हैं और उनका व्यवहार इनके द्वारा निर्धारित होता है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अंतर्गत सत्ता को एक ऐसी शक्ति बताया गया है जो स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात तथा औचित्यपूर्ण हो। यदि हम शक्ति की तुलना नंगी तलवार से करते हैं तो सत्ता अपने म्यान में ढकी हुई तलवार है जो ज़रूरत पड़ने पर बाहर निकाली जाती है। यानी शक्ति का जो अवधारणा है वो सत्ता के साथ बहुत ही निकट से जुड़ी हुई है। सत्ता का प्रयोग जब किया जाता है तो उसमें शक्ति भी निहित होती है। पूरी राज व्यवस्था सत्ता के द्वारा ही अपनी राजनीतिक प्रक्रियाओं का संचालन करती है। सत्ता द्वारा पद सोपान, समन्वय, संचार, अनुशासन एवं प्रत्यायोजन की व्यवस्था होती है। सत्ता के अंतर्गत वैधता और शक्ति दो तत्व उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। इसके दो घटक हैं, शक्ति और वैधता। किसी नियम या निर्णय को वैधता से यह संकेत मिलता है कि लोग उस नियम या निर्णय को अपने लिए और सारे समाज के लिए उपयुक्त और कल्याणकारी समझते हैं, इसलिए वो उसे मन से स्वीकार करते हैं और उसका पालन करने को तैयार रहते हैं। शक्ति का अर्थ है दूसरों से उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी नियम या आदेश का पालन कराने की क्षमता। समाज में व्यवस्था स्थापित करने के लिए वैधता और शक्ति एक दूसरे की पूरक भूमिका निभाते हैं और सत्ता के अंतर्गत ये दोनों घटक समाहित होते हैं, जिसमें जनता की सहमति भी निहित होती है। सत्ता और शक्ति में अंतर व्यक्ति की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों को बताता है। इसके अंतर्गत शक्ति भौतिक होती है और सत्ता वैधानिक होती है। शक्ति में भौतिक बल की प्रधानता होती है और सत्ता में वैधानिक या कानूनी पक्ष प्रबल होता है। शक्ति साधन है, सत्ता कर्ता या साध्य है। शक्ति के अंतर्गत मूल्य विहीनता हो सकती है, लेकिन सत्ता मूल्य युक्त होती है। सत्ता का प्रत्यायोजन किया जा सकता है, लेकिन शक्ति का प्रत्यायोजन संभव नहीं है। किसी व्यक्ति की शक्ति उसकी व्यक्तिगत क्षमता या साधनों पर आश्रित होती है, परंतु किसी की सत्ता सामाजिक प्रणाली में प्रचलित मानकों पर आश्रित होती है। किसी व्यक्ति की शक्ति उसके बाहुबल, व्यक्तित्व, संसाधनों के स्वामित्व पर आश्रित हो सकती है, परंतु उसकी सत्ता सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत उसकी स्थिति से निर्धारित होती है और उसके अंतर्गत वैधता का तत्व भी निहित होता है। उदाहरण के लिए हम पुलिस अधिकारी की आज्ञा का पालन इसलिए नहीं करते कि हम उसके बाहुबल या व्यक्तित्व से प्रभावित
हो जाते हैं। हम उसके आदेशों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि उसके पद के साथ सामाजिक मान्यता जुड़ी रहती है। उसे हम मान्यता तो देते ही हैं, साथ ही आशा भी करते हैं कि अन्य लोग भी उसे वैसी ही मान्यता देंगे। स्वयं पुलिस अधिकारी भी उस सत्ता का प्रयोग उस मान्यता के बल पर ही करता है जो उसके पद के साथ जुड़ी हुई है। पुलिस अधिकारी पुलिस अधिकारी की वर्दी, उसका पहचान पत्र, उसके बिल्ले उसकी सत्ता के प्रमाण माने जाते हैं। उसकी बड़ी बड़ी मूछें या हष्टपुष्ट शरीर नहीं। तो इस प्रकार शासन के स्तर पर किसी व्यक्ति की सत्ता प्रचलित शासन प्रणाली के अंतर्गत उसकी संवैधानिक स्थिति पर आश्रित होती है और सत्ता इस तरह से वैधता के तत्व के साथ जुड़ करके, संविधान और कानून के साथ जुड़ करके उस सत्ता का प्रयोग किया जाता है। अब हम सत्ता के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे। जर्मन समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने आधुनिक युग में सत्ता के 3 स्रोतों का संकेत दिया है। पहला परंपरागत सत्ता, दूसरा कानूनी और तर्कसंगत सत्ता, तीसरा करिश्माती सत्ता। परंपरागत सत्ता, इसमें शासन का अधिकार उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह के साथ जुड़ा होता है जो चिरकाल से उसका यानी बहुत पहले से उसका निरंतर प्रयोग कर रहा है। दूसरे शब्दों में यह राजवंशों या राजतंत्रीय व्यवस्थाओं को हम इस कोटि के अंतर्गत रख सकते हैं। परंपरागत सत्ता का उदाहरण पितृतंत्रीय समाज और धार्मिक समुदाय की सत्ता भी इसके अंतर्गत देखी जा सकती हैं। ये परंपरागत सत्ता के उदाहरण माने जाते हैं। इसके अंतर्गत परंपरा रीति रिवाजों को महत्व प्रदान किया जाता है और इस परंपरागत सत्ता का उदाहरण मुख्यतः हम देख सकते हैं ब्रिटेन के राजपथ को, भारत में जाति व्यवस्था को परंपरागत सत्ता के प्रतीक के रूप में देख सकते हैं। कानूनी एवं तर्कसंगत सत्ता, जब अधीनस्थ सत्ताधिकारी के आदेशों का पालन इस आधार पर करते हैं कि उसके आदेश बुद्धि संगत कानूनों पर आधारित होने के कारण औचित्यपूर्ण है। तो इस प्रकार जब कानून के आधार पर किसी सत्ताधारी के या किसी अधिकारी के आदेशों का पालन किया जाता है जो कि औचित्यपूर्ण है, तो कानूनी और तर्कसंगत सत्ता कहलाती है। इस प्रकार की सत्ता का मूल स्रोत एवं आधार संविधान होता है। बौद्धिक एवं कानूनी सत्ता का प्रत्यायोजन किया जा सकता है, यानी सत्ता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में निहित किया जा सकती है। अधीनस्थ से उच्च से अधीनस्थ के अंतर्गत सत्ता का हस्तांतरण हो सकता है। आधुनिक राज्य व्यवस्थाओं में बौद्धिक एवं कानूनी सत्ता को कानून पर आधारित नौकरशाही व्यवस्था द्वारा मूर्त एवं व्यावहारिक रूप दिया जाता है। इसमें आधिकारिक पद की सत्ता होती है और इस प्रकार अधिकार तंत्र इस सत्ता का सर्वोत्तम उदाहरण है। तीसरा करिश्माती सत्ता, यह सत्ता किसी पैगंबर, नायक या राजनीतिक नेता के अनोखे व्यक्तित्व के साथ जुड़ी होती है। महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह ऐसे पैगंबर के रूप में जाने जा सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में हिटलर करिश्माती नेता था क्योंकि उसके एक इशारे पर सारा जर्मनी सक्रिय हो जाता था। करिश्माती सत्ता के अन्य उदाहरण भी हम देख सकते हैं, जैसे सिकंदर महान, जूलियस सीजर, ओलिवर क्रॉमवेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मार्टिन लूथर किंग, नासिर, गद्दाफी, नेल्सन मंडेला और बहुत से इस तरह के नेताओं को जिनका कि उस राज्य पर या उस देश पर या वहाँ की जनता पर अत्यधिक प्रभाव होता है। धर्म युद्ध के क्षेत्र में भी करिश्माती सत्ता विशेष रूप से सार्थक होती है। इस प्रकार वेबर ने यह स्वीकार किया कि कोई सत्ता अपने विशुद्ध रूप में देखने को नहीं मिलती है, उनमें दूसरे प्रकार की सत्ता का अंश भी जुड़ा होता है, यानी उसमें करिश्माती तत्व भी हो सकता है, उसमें कानूनी और तर्कसंगत सत्ता का स्वरूप भी हो सकता है, या उसमें परंपरागत सत्ता यानी उसमें पुरानी जो चिरकाल से चली आ रही जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो भी उसके साथ जुड़े हो सकते हैं। लोक प्रशासन में सत्ता की अवधारणा चेस्टर बर्नार्ड, मैरी पार्कर फॉलेट तथा साइमन ने प्रदान की। इस संदर्भ में इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। मैरी पार्कर चूँकि बहुलवादी हैं,
इसलिए वो इस मान्यता के विरोधी हैं कि किसी संगठन में सत्ता शीर्ष पर ही केंद्रित रहे। संगठन के संदर्भ में उन्होंने सत्ता को 3 प्रकार बताए: रेखीय अधिकार सत्ता, स्टाफ अधिकार सत्ता और क्रियात्मक अधिकार सत्ता। रेखीय अधिकार सत्ता में उच्च अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी को आदेश देता है। स्टाफ आधारित सत्ता परामर्शात्मक होती है और क्रियात्मक अधिकार सत्ता निर्णयात्मक होती है। इस प्रकार सत्ता की जो संकल्पना है उसको संक्षेप में हमने जानने का प्रयास किया कि सत्ता होती क्या है और सत्ता के विविध रूप क्या है और प्रशासन के क्षेत्र में सत्ता को किस तरह से देखा जाता है। धन्यवाद।